इसलिए इतने झमेले में पड़ने के बजाय, गिन के इतना पानी लेने के बजाय, चक्रपाणी ने बहुत अच्छा लिखा है कि मैंने आपको बताया कि उसका ज्वर का अध्याय का एक्चुअली चिकित्सा जहां शुरू होती। देखिए, ज्वर के अध्याय के 2 भाग हैं। चरक चिकित्सा 3, ज्वर के जो अध्याय है उसमें 2 भाग है। पहले 177 श्लोकों तक निदान स्थान के ही हेतु, प्रकार, लक्षण इनका वर्णन हो जाता है और फिर तात्विक चिकित्सा बताते हैं कि इसमें शोधन कीजिए, इसमें निरोधस्थि दीजिए, इसमें अभ्यंग कीजिए, इसमें नस्ति, सारे के सारे चिकित्सा प्रकार आए हैं अवस्था के अनुसार। और सारे चिकित्सा के प्रकार तत्व रूप में बताने के बाद 177 श्लोक तक एक भी द्रव्य नहीं बताया है, एक भी नहीं। 177वें श्लोक में चरक कहते हैं कि इति क्रियाक्रम सिद्धो ज्वरघ्नस्तम प्रकाशिता। यहां तक मैंने ज्वरघ्न, ज्वर को नष्ट करने वाला क्रियाक्रम, चिकित्सा का क्रम, प्रकाशिता, प्रकाशित किया, बताया। इसके आगे का वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आगे कहते हैं येषाम त्वेष क्रमस्थानी द्रव्यान्योर्धम अतश्रुतम्, येषाम तु येष क्रमः, जिनका यह क्रियाक्रम है या यह क्रियाक्रम जिनसे करना है, द्रव्याणि ऊर्ध्वम अतश्रुणु, अत ऊर्ध्वम, इस श्लोक के बाद, श्रुणु सुनो, द्रव्याणि उन औषधि द्रव्यों को सुनो, और उसके बाद औषधि द्रव्य शुरू नहीं होते हैं, उसके बाद अन्न द्रव्य शुरू होते हैं, यवागु शुरू होती है। उसके बाद ये 20 श्लोकों तक चलती है। अर्थात ये यवागु या पेया औषधि द्रव्यों से सिद्ध हुई है, लेकिन उनका मूल उद्देश्य औषधि चिकित्सा नहीं है, अपितु आहार बताना है, यवागु बताना है। ये 20 श्लोकों तक चलता है। और पहला ज्वरघ्न कषाय, पहला ज्वरघ्न औषधि कल्प, ये 197 श्लोक में आता है। चरक चिकित्सा 3 का, चिकित्सा के अध्याय का, उस शीर्षक में जो व्याधि है ज्वर नाम का, उसकी चिकित्सा का पहला कल्प करीब करीब 200 श्लोकों के बाद आता है। 197 श्लोक में पहला चिकित्सा कल्प आता है कि अत ऊर्ध्वम प्रवक्षन्ते कषाया ज्वर नाशना। फिर वहां से वो शुरू होता है कि ज्वर नाशन कषाय बताना शुरू करते हैं। इस 197 नंबर के श्लोक की टीका में आपको बहुत बड़ी टीका चक्रपाणी ने क्वाथ निर्मिति का प्रमाण इसके ऊपर लिखी है। वो टीका कभी पढ़ी, बहुत सुंदर टीका है। और इसमें सारभूत, जो मैंने पिछले व्याख्यान में बताया, इस सारी टीका का सारभूत वाक्य इतना ही है कि चतुर्थ भागावशेषेतु प्रायः औषधि नाम गतरसत्वम भवति। जल में औषध का अंश अवतरित होने के लिए प्रायः एक चतुर्थांश तक औटाना, कितना भी आपने पानी डाला है, चतुर्गुण, अष्टगुण, 16 गुण, उसको औटा कर 75% पानी उड़ा देकर 25% पानी बचाएंगे तो वो क्वाथ बनता है। तब तक जो उसमें द्रव्य उबाल रहा है, औषध द्रव्य, उसमें से प्रायः गतरसत्व, सारा का सारा सारभूत औषधि अंश पानी में अवतरित हो जाता है, जले प्रविशति। तो ये इसका सारा भाग है। आजकल तो हम क्वाथ देते नहीं हैं। क्वाथ देने की ना तो पेशेंट की इच्छा है, ना देने की हमारी इच्छा है। जो मार्केट में क्वाथ आता है वो अलग है, वो बना बनाया हुआ होता है 2 प्रकार से। जिसे आप परिपाठादि काढ़ा, भुनिम्बादि काढ़ा, महासुदर्शन काढ़ा, महामंजिष्टादि काढ़ा, महारासनादि काढ़ा के रूप में आज मार्केट में देखते हो, किसी कंपनी का बनाया हुआ, वो काढ़ा तो है नहीं। उन्होंने काढ़ा कभी बनाया होगा और उसका उन्होंने आसव अरिष्ट में रूपांतरण किया, और वो आसव अरिष्ट है। उसका नाम यद्यपि महामंजिष्टादि, महारासनादि काढ़ा है, लेकिन उसका आज का स्वरूप काढ़ा नहीं है। अभी उबाल कर वो छान कर नहीं दिया है। वो 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले बनाया हुआ अरिष्ट है, आसुत कल्पना है। उसमें प्रयोग किए हुए द्रव्य उस काढ़े के हैं, उस क्वाथ के हैं, और क्वाथ को निर्माण करने के बाद अरिष्ट क्वाथ सिद्धस्या, उसका अरिष्ट बनाया है। दूसरा एक प्रकार आता है कषाय नाम से, कुछ केरलीय कंपनियां बनाती है, लेकिन वो जो कषाय बनाती है वो आसव नहीं बनाती है,
उसमें प्रिजर्वेटिव डाल दिया, तो वो तो सद्य नहीं हुआ ना। क्वाथ कब तक कारमुक है? जब तक आपने उबालकर उसको चतवारी शेष करके 1/4 शेष रख के अभी छान लिया है और वो गरम गरम है, उसकी उष्णता नहीं गई है, अत्यक्तोष्मा है, तब तक वो क्वाथ है। अभी आपने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले उस क्वाथ को बनाया, और ये जो वाटर एक्सट्रैक्ट आपने बनाया है उसका तो औष्ण्य कब का चला गया, उसमें आपने कुछ प्रिजर्वेटिव डाला केमिकल के रूप में, और आज आप उसको कषाय के रूप में बेच रहे हो। आप देखिए उसकी कंसिस्टेंसी इतनी गाढ़ी होती है कि वहां आप लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं किसी कंपनी के उस प्रोडक्ट को बदनाम नहीं कर रहा हूं, उसको दूषण नहीं दे रहा हूं, लेकिन वो क्वाथ नहीं। क्वाथ या पंचीकृत कषाय कल्पनाएं ये सद्य प्रयोग करने की कल्पनाएं हैं, अभी बनाई अभी दी, फ्रेश प्रिपरेशन। अगर आपको उसको संरक्षित करना है, संग्रहित करके रखना है, स्टोर करना है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आइदर सिद्ध स्नेह और आसव, और चूर्ण इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ गुटी और गुटी। तो आज सबसे पैलेटेबल क्या है? स्नेह सिद्धि पैलेटेबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेबल नहीं है, टेस्ट की दृष्टि से उतनी ठीक नहीं है, मात्रा की दृष्टि से सुकर नहीं है। वही बात आसव अरिष्टों की है। अभी तो पेट बॉटल्स आ गए, 10-15 साल पहले पेट बॉटल्स नहीं थे, कांच की बॉटल से। आज भी कुछ कंपनियां हैं जो पेट बॉटल नहीं वितरित करती है, आज भी कांच की ही बॉटल में वो दवाइयां वितरित करती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है, फिर आसव अरिष्ट की मात्रा कितनी लेनी है, और वो जो मात्रा है वो मात्रा एक पल लिखी है शारंगधर ने। एक पल का अर्थ होता है 40 ml। आज जो बाजार में उपलब्ध अरिष्ट की बोतल आती है वो 200 ml की या 450 ml की आती है। उसका प्राइस जो है वो 100 रुपए से 450-500 रुपए तक है। अगर एक पल यानी 40 ml या पुराने जमाने में 50 ml, तो 40 ml अगर मात्रा देंगे और दिन में 3 बार देंगे तो एक बोतल आपको 1.5 दिन तक भी नहीं चलेगी, 5 डोज में वो समाप्त हो जाएगी। 450 ml है तो फिर आपको 10 या 12 डोज मिलेंगे उसके। तो ऐसी स्थिति में अगर 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 6 सप्ताह औषध देना है, तो क्या इस मात्रा में जो शारंगधर को अभिप्रेत है उस मात्रा में आप आसव अरिष्ट दे पाएंगे? स्नेह की मात्रा छोड़ दीजिए, वो एक वादग्रस्त विषय है, लेकिन स्नेह का टेस्ट, उसका पचन, तो ये सारे प्रॉब्लम्स वैशिष्ट कल्पना के जो मूल कल्प है उनके बारे में। तो इनका एक ही सॉल्यूशन होता है, इनका एक ही उत्तर होता है, इन पर एक ही उपाय होता है कि संहिता का प्रायः जो सारा कल्पों का आधार है, मूल, वो क्वाथ है, वो कषाय है। इसलिए पंचविध कल्पनाओं को भी कषाय कल्पना कहा गया। कल्क कल्पना, रस कल्पना, फांट कल्पना, शीत कल्पना नहीं कहा गया। इन सारे कल्पों को कषाय कल्पना कहा गया। तो क्वाथ यह हमारी मूल कल्पना है। उस क्वाथ को अगर क्वाथ के ही प्रमाण में देना है तो आपको उस क्वाथ को प्रिजर्व करना पड़ेगा, और वो प्रिजर्व करते समय वो केमिकल से नहीं, निसर्ग रूप में प्रिजर्व होना चाहिए, वो ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए, उसकी मात्रा सेवनीय होनी चाहिए, उसकी प्राइस अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो इसलिए हमने चरक के ही श्लोक का आधार लिया, भूयश्चैषां बलाधानम कार्यम स्वरस भाव नहीं है, स्वभावितम ह्यल्पमपि द्रव्यम स्यात् बहु कर्म कृत, तस्मात् स्वरसैहि वा तुल्य वीर्यैर्वा द्रव्याणि भावयेत। स्वरस सर्वकाल उपलब्ध नहीं होता है, तो स्वरस का पर्याय है कि अग्निसिद्ध स्वरस, अर्थात फिर से क्वाथ। अग्निसिद्ध स्वरस की परिभाषा क्या है? तो आप शारंगधर के मध्यम खंड के प्रथम अध्याय में देखेंगे तो उसने लिखा है कि अगर स्वरस उपलब्ध नहीं है, स्वरसा नाम अलाभेतु, क्या करेंगे? निशोषित, यानी एक कुडव द्रव्य में दुगुना पानी डालिए, रात भर रखिए और उसको मृदित करके सुबह थोड़ा सा हाथ से मसल के, कुचल के उसको छान लीजिए, यह भी हो सकता है।
या 8 गुना पानी डालिए और एक अष्टमांश बाकी रखिए। तो ये अग्निसिद्ध स्वरस है, अग्निसिद्ध स्वरस नहीं है, वो क्वाथ ही है। तो स्वरस के अलाभ में भी हम क्वाथ पर ही जाएंगे। तो क्वाथ की भावना अगर हम उसी क्वाथ द्रव्य के चूर्ण को देंगे तो क्वाथ का प्रिजर्वेशन नैसर्गिक रूप में होता है, विदाउट एनी केमिकल, ट्रांसपोर्टेबल होता है, उसको कांच की बोतल में रखने की जरूरत नहीं। वो सेवनीय मात्रा में आता है क्योंकि उसकी मात्रा हम घटा सकते हैं। जितनी भावनाएं ज्यादा देंगे उतनी मात्रा कम होती है, जितना मास प्रोडक्शन करेंगे उतना उसका कॉस्ट कम आता है। देखिए हम आज के जमाने में तो युगानुरूप संदर्भ में जैसे बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम है, उसके साथ साथ वो पैलेटेबल होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए, वो एफोर्डेबल होना चाहिए, वो उपलब्ध होना चाहिए। अगर मैं कोई एक दवा लिखूं और वो आपके शहर में आपके गांव में उपलब्ध नहीं है तो वो संपन्न योग्य बहुकल्प बहुगुणों की क्या फायदा है उसका? कुछ नहीं। लेकिन आज जब मैं सप्तधा भावित वटी बनाता हूं तो वो डेबेवाडी तालुका कराड जिला सातारा ऐसे ग्रामीण भाग से लेके जहां पर भारतीय पोस्ट पहुंचता है, ऐसे दूर दराज के ग्रामीण एरिया, रिमोट एरिया, यहां से लेके तो यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम, मस्कत, दुबई, सिंगापुर, यहां तक वो मैं उपलब्ध करवा सकता हूं 2 से 7 दिनों में। तो हम जब औषधियों का आज चतुर्गुण लिख रहे हैं तो उसमें हमने बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम, इसके साथ साथ वट्टियबलम एफोर्डेयम औषधम सुरिजल्टदम, ऐसा मैंने एक श्लोक बनाया था। इसके साथ साथ पोर्टेबलम, ट्रांसपोर्टेबलम, ऐसा भी शब्द चाहिए। वट्टियबलम कि जिस औषध की वटी गुट्टी टैबलेट कैप्सूल बनाई जा सकती है। एफोर्डेयम तो वो सामने वाले पेशेंट को परचेस करने के योग्य होना चाहिए, नॉन एक्सपेंसिव होना चाहिए। सुरिजल्टदम, झट से रिजल्ट आना चाहिए, अभी 4 टैबलेट ले लिए 1 घंटे में उसको रिलीफ आना चाहिए। और पोर्टेबलम, ट्रांसपोर्टेबलम, उसको आप यहां से वहां आसानी से भेज सकेंगे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और ये सारा मूल जो कल्पना है संहिता के चिकित्सा के, शमन चिकित्सा के, शमन क्यों, शोधन चिकित्सा में भी आपको क्वाथ बनाना ही पड़ता है। तो शमन चिकित्सा का जो मूलाधार है वो है क्वाथ, संहिता को विपरीत। लेकिन आज क्वाथ बनाकर देना आज की क्लिनिकल प्रैक्टिस में जिस प्रकार से आज चल रही है, कहीं का भी पेशेंट कहीं पर भी आता है या न आते हुए ऑनलाइन उसकी चिकित्सा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्वाथ पर निर्भर नहीं रह सकते। आप पेशेंट को ये नहीं बोल सकते कि मैं चूर्ण भेज रहा हूं आप उसका क्वाथ बना लो, नहीं बनाएगा वो। उसको रेडीमेड चाहिए, स्पून फीडिंग चाहिए, उसको रेडी टू यूज चाहिए, रेडी टू ईट चाहिए, प्री डाइजेस्टेड चाहिए, स्पून फीडिंग ही चाहिए उसको। ठीक है, हमें भी ऐसा ही चाहिए। हमें लगता है कि ये जो लेक्चर है इसके साथ हमें रेडीमेड पीडीएफ देनी चाहिए, मैं क्यों रेफरेंस दूंगी? अरे आप अध्ययन के लिए बैठे हो। मैंने इस उपक्रम का जब इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया, प्रस्ताव दिया, तभी लिखा था कि थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मुझे ये संभव है कि मैं जितने यहां वहां के संदर्भ देता हूं वो सारे संदर्भ में लिखूं, उनका मैं पता लिखूं कि ये सारंगधर मध्यम खंड अध्याय 10 के 3रे श्लोक से आया है, ऐसे में लिखूं। चरक चिकित्सा के 3रे अध्याय के 197वें श्लोक से, ऐसा में लिख के आपको रेडीमेड श्लोक चक्रपाणी की टीका का अंश या मूल ग्रंथ के श्लोक को वहां पर लिख के उसकी पीडीएफ बना के मैं इसी कोर्स के वहां पर जो सुविधा है कि अपलोड द पीडीएफ, वो मैं आपको दे सकता हूं।